तो इस बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं और काफ़ी गिर गया मार्केट। फिर आज जब खुले तो फिर दोबारा हमें फॉल देखने को मिली। अगर आप निफ्टी का प्रीमियम देखें, निफ्टी फ्यूचर्स का 0 कंट्रीब्यूशन होगा, 0। जबकि सिल्वर की असली डिमांड तो इंडस्ट्री में है, तो ये भी एक ट्रिगर है। अब वो सेक्टर्स जिसमें नेगेटिव्स हैं, एआई 2-3 दिनों से गिर रहा है, ये बात सही है। सर, आपका 24,700 का निफ्टी का टारगेट तो बजट वाला दिन ही पूरा हो गया। तो अब क्या हम 22,000 का नेक्स्ट टारगेट पर डायरेक्टली जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा मैं भी सरप्राइज़ था कि एक ही दिन में ये मीट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नियर टर्म जो टारगेट है वो 24,700 था। लगभग आप देखेंगे कि वहीं से थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अभी यहाँ से एक्सपेक्टेड था एक टेक्निकल बाउंस आने का, वही आज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी टाइम से ऐसे ही बेरिश चल रहे थे और स्पेशली बजट के दिन जब 12 साढ़े 12 बजे के बाद से एक्सट्रीम पेसिमिज्म की सिचुएशन आ गई और काफ़ी गिर गया मार्केट। फिर आज जब खुले तो फिर दोबारा हमें फॉल देखने को मिली। तो जब वहाँ से ऐसी सिचुएशन में जब रिकवरी आती है तो जो शॉर्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उसी का नतीजा आज हमें देखने को मिला है। तो अभी एक छोटा मोटा बाउंस टाइप की सिचुएशन बनती है। मार्केट्स ऐसे ही मूव करते हैं, वो कोई एक तरफा तो गिरेंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत बाउंस के सीन अभी बन रहे हैं और इसके बाद फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा। 22,000 का टारगेट मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मीट होने वाला है और बहुत सारे सामने फैक्टर्स हमारे खड़े हुए हैं। जापान बॉन्ड यील्ड का इशू है और इसके अलावा जो नए न्यू फेड आ रहे हैं वो क्या किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं वो सब होंगे और साथ में इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें चल रही हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए थोड़ा अभी अप डाउन चलेगा, लेकिन 22,000 का टारगेट इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। सर, अब थोड़ा बजट पे भी चल लेते हैं। बजट वाले दिन मार्केट में हमें भारी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन आज ठीक ठाक रिकवरी भी हमने देखा। तो हम बजट को कैसे इंटरप्रेट करें? मतलब क्या ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो, बजट से कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई एक्सपेक्टेशंस थी। सब पेसिमिस्टिक मोड में ही थे और बजट ने डिसअपॉइंट भी नहीं किया। सो मैंने तो इनफैक्ट बजट जब आ रहा था तो मैंने टीवी भी ऑन नहीं किया था। बट जब मार्केट गिरने लगा, सडन फॉल होने लगा, तब थोड़ा क्यूरोसिटी आई कि ऐसा क्या बोल दिया। फिर जाके देखा कि वो एसटीटी वगैरह का वो हुआ है। इसके अलावा कोई मेजर अनाउंसमेंट मुझे सुनने को नहीं मिली संडे के दिन। लेकिन टू माय सरप्राइज जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ और मैं यूजुअली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, तो जब मैंने न्यूज़पेपर्स को पलटना शुरू किया तो उस दिन सब इतने मोटे मोटे सारे न्यूज़पेपर्स आ रखे थे और जो उनकी जो हेडलाइंस जो लिखी हुई थी वो देख के ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा बजट तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब जितना तो फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में पढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा तो इन लोगों ने लिख दिया। और इससे भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं ये सारे बिके हुए रिपोर्टर हैं, बिके हुए न्यूज़पेपर हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए ऐसा क्या बजट में था, ऐसा क्या पॉजिटिव था। तो मैं अभी भी सारे पेपर्स को उठा के रख दिया और फिर मैंने अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च किया और वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके कोई बेनिफिट देगा। जो भी बातें हो रही हैं 20 साल बाद, 15 साल बाद की बातें हो रही हैं। ओके, सो इन रियलिटी अगर आप देखेंगे ना तो ये बजट मार्केट के लिए अच्छा है, ना इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, ना ट्रेडर के लिए अच्छा है। एक दो अनाउंसमेंट हुई है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो अब जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल ली जाएंगी, उसको लेकर थोड़ा शोर शराबा होगा, एक दो दिन मार्केट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन इस बजट का मार्केट पर कोई ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़े सेंटिमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली हमारे मार्केट्स का फेट एफआईआईज ही डिसाइड करेंगे और जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वही डिसाइड करेंगे। इसलिए इस बजट से एक्साइटेड होकर बेशक आज मार्केट ऊपर चलेगा,
लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कि बजट डे से आज को अगर आप नेट डिफरेंस लेंगे तो वी आर नेगेटिव 230 पॉइंट्स। तो बजट में मार्केट के लिए कुछ नहीं। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देर किस बात, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। तो सर अभी कौन सा वो सेक्टर्स रहेंगे जिनको इस बजट से बूस्ट मिल सकता है और किन सेक्टर्स के लिए ये बजट नेगेटिव है? तो देखो, हर बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। बट जो पॉजिटिव होता है उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको बाद में कोई इवैल्यूएट करके भी बताता नहीं है। ओके, हर बजट में आपने देखा होगा कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन उसका नेट इम्पैक्ट क्या है वो हमें होता हुआ नहीं दिखता। तो इस बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स की गई हैं। एक तो आपके बायोटेक सेक्टर के लिए किया गया है, जो बायोसिमिलर कंपनीज़ हैं जो कैंसर के फील्ड में काम कर रही हैं, उनके लिए 10,000 करोड़ का आउटले किया गया है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ये। ओके, एक दो कंपनीज़ को शायद इसका बेनिफिट मिल जाए। इसके बाद सेमीकंडक्टर में बोल रहे हैं कि 40,000 करोड़ का आउटले है। तो ये तो जो है ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन से निकल चुकी है, हम तो ऑलरेडी बहुत पिछड़ गए हैं, तो क्या ही हम कर लेंगे, ये सोचने वाली बात है। ओके, इसके बाद जो अगर आप केपेक्स की बात करें रेलवेज़ में, तो कुछ नई ट्रेन्स हर बजट में ही होता है। 9% का केपेक्स किया गया है, विच इज़ म्यूटेड, बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक जो डेवलपमेंट आप कह सकते हैं वो ये है कि डेटा सेंटर्स पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है 2047। अब इस वक्त कौन से दो लोग सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में? आप नाम जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया है? और डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगी, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो ये तो अभी तो चलो अनाउंसमेंट किया है, लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। बट यही 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें हमें थोड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। अब वो सेक्टर्स जिसमें नेगेटिव्स हैं वो कौन से हैं? तो आप जानते हैं एसटीटी को बढ़ा दिया गया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ब्रोकर्स हो गए, एनएसई का आईपीओ आने वाला है, कहीं ना कहीं उसके वैल्यूएशंस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग था वो है पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स में एक्सपेक्टेड था, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे, बट कुछ ज़रूरी नहीं है सब कुछ बजट में करो, वो बाद में भी किया जा सकता है। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली। 5% पीएसयू बैंक्स डाउन थे, आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। और साथ में अभी तक पीएसयू बैंक्स के स्टॉक इसलिए चढ़ रहे थे कि कुछ ना कुछ मर्जर वर्जर हो जाएगा, डाइवेस्टमेंट हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है अब हट गया। साथ में जो है बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी हिट होगा। तो अब देखना है कि ये डाइवेस्टमेंट कब तक होता है, कितना होता है। लेकिन फ़िलहाल तो मार्केट इसे एज ए नेगेटिव ही मान रहा है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो यही 2-3 चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत मेंटेन किया गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बजट में कुछ भी इसके अलावा कुछ है। तो सर आपको क्या लगता है अभी कि एफआईआई की सेलिंग इस सब से बढ़ेगी या फिर घटेगी? नहीं, बजट जो है ये एफआईआईज़ के लिए नॉन इवेंट है। ओके, और वो दिख भी रहा था, उनकी कोई ऐसे बजट स्पेसिफिक पोजीशंस नहीं बनी हुई हैं, जो वो कर रहे थे वही कर रहे हैं। ओके, जो फैक्टर्स एफआईआईज़ के लिए पहले काम कर रहे थे वही अब भी काम करेंगे। ओके, बजट को आप इक्वेशन से हटा दीजिए, भूल जाइए बजट आया था। ओके, सो क्या क्या फैक्टर्स हैं?
मैंने कहा बॉन्ड यील्ड जो जापान में है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जापानीज येन कैरी ट्रेड का। इसके बाद जो नई न्यू फेड चेयरमैन आ रहे हैं यूएस में, उनका क्या व्यू है मार्केट के लिए, क्या कहते हैं मनी सप्लाई को लेकर, हॉकिश रहते हैं या थोड़े छूट देने की बातें करते हैं, ये सब से ही डिसाइड होगा। एफआईआईज के बाइंग या सेलिंग के लिए बजट का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगा, ज़ीरो। सर वैसे पिछले 2-3 दिनों से एआई स्टॉक्स में काफ़ी फॉल देखने को मिल रहा है, तो सर ये एआई बबल बर्स्ट हो रहा है क्या? देखो, एआई 2-3 दिनों से गिर रहा है, ये बात सही है। काफ़ी स्टॉक्स गिर रहे हैं, दुनिया भर के एआई के स्टॉक्स में फॉल देखने को मिल रहा है। रीजंस क्या हैं? रीजंस वही हैं जो रीज़न गोल्ड और सिल्वर के फॉल में प्ले आउट हुए, यानी कि जो यूएस के नए फेड जो चेयरमैन जिनका अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि मार्केट उन्हें एज एन हॉकिश पर्सन देखता है। तो डर ये है कि जो मनी सप्लाई बढ़ी हुई थी और आगे इंटरेस्ट रेट और ड्रॉप होते तो और बढ़ती, उसमें गिरावट आ सकती है। और हम जानते हैं कि जो ये एआई कंपनीज हैं उनको बहुत कैपिटल चाहिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, और आज की डेट में वो कैपिटल बैंक्स नहीं दे रहे हैं, ये प्राइवेट क्रेडिट से आ रहा है। ओके, तो अब महंगा अगर हो जाएगा पैसा उठाना बाजार से, तो फिर उनको उसको कैसे फ्यूल किया जाएगा। तो इस सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस वजह से स्टॉक्स गिर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर भी गिर रहा है। अब ये कितना सीरियस है, देखिए, अगर आप देखेंगे कि कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा खतरा होगा, एआई की तो सैकड़ों कंपनियां हैं, अलग अलग लेयर्स पे वो काम करती हैं। किन कंपनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? उन कंपनीज को होगा जिनके पास कैश नहीं है, जो पूरी तरीके से लोन पे ग्रो कर रही है। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं है, तो अगर मान लीजिए एक स्लोडाउन टाइप का आता है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए आप किस कंपनी में पैसा लगाते हैं वो मैटर करता है। क्या अगर 3-4-5 महीने का बुरा टाइम आता है, क्या वो उसे सर्वाइव कर पाएंगे? ओके, और ये जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है उसका एक और ट्रिगर क्या है? एक और ट्रिगर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के थोड़े रिजल्ट्स खराब आए। अब माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ प्योर एआई प्ले, वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा कि ये तो एक क्वार्टर का ही रिजल्ट है। एक और जो ट्रिगर है वो ये है कि एनवीडिया ने बोला है कि हम ओपन एआई में जो $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे वो हम केस बाय केस करेंगे, ऐसा नहीं है कि 100 बिलियन उठा के हम दे देंगे। ओके, तो ये भी एक ट्रिगर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हैं। अब ऐसे में हमें करना क्या है? देखिए, इस बात को आप नकार नहीं सकते कि एआई इज गोइंग टू स्टे। ऐसा नहीं है कि एआई का ज़माना ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं उस रेट से। प्रॉफिट्स आ रहे हैं लेकिन रिटर्न्स कम है। ये मार्केट को डर है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि अभी इनके जो बिजनेस है पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हुए। आज आप देखिए, कोई भी आप एआई का टूल ले लीजिए, चैट जीपीटी, जेमिनाई, लोग एज अ पर्सनल यूज उसे कर रहे हैं, कॉरपोरेट में यूज़ नहीं अभी तक हुआ है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी कंपनी में के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ही चैट जीपीटी में अपलोड कर ले। तो वो यूज़ केस इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए है ही नहीं। अब जो नेक्स्ट वेव एआई का आने वाला है वो क्या आने वाला है? पहला, कस्टमर केयर, कि जो वहाँ पर कॉल सेंटर्स होते थे, ह्यूमंस कस्टमर से बात करते थे, वो अब एआई करेगा। एआई हम जानते हैं कि ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और जितने भी पुराने उनके कस्टमर केयर की क्वेरी है वो रीड कर लेंगे, उनको ट्रेन कर दिया जाएगा एंड देन, तो ये फर्स्ट एडॉप्शन होगा। इसके बाद आप देखिए जो बायोटेक, मेडिसिन पे कितना काम होगा। अब एक और जो वेव एआई में आने वाली है वो है रोबोट्स की।
बहुत काम हो रहा है। बहुत सी कंपनीज इंडस्ट्रियल रोबोट्स बना रही हैं कि आप फैक्ट्री में ह्यूमंस को रिप्लेस करके रोबोट रख लेंगे। आपके हाउस हेल्प्स वो हो रहे हैं, अभी हम उससे दूर हैं। तो ये जो एआई का एक्सपेंशन है, ये अभी अभी हमने इसका 10-15% जर्नी भी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि एआई में कोई कंपनी फेल नहीं होगी? जी नहीं, कंपनीज फेल होंगी, स्टॉक प्राइस भी गिरेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एआई की किस कंपनी को आप पिक करते हैं, कितनी उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसके एआई में अभी जो फॉल देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सही स्टॉक्स को अगर आप पिक करेंगे, लॉन्ग टर्म में इसके आप रिवॉर्ड्स रीप करेंगे। सर कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल राजेंद्र जी के तरफ से, वर्कशॉप कहाँ होगा, द प्लेस? वर्कशॉप पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो प्रोसेस क्या है कि हम पहले 2 दिन का सेशन करेंगे। 2 दिन के सेशन फुल टाइम होता है, लाइव सेशन होता है। आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और हम आपको उस दौरान असाइनमेंट्स भी देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसके बाद फिर हम 3-4 जूम कॉल्स कराते हैं रिवीजन के लिए और कुछ असाइनमेंट्स भी देते हैं, तो वो आप करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, इस बार जो मेन अट्रैक्शन है इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3.0 का, कि हम ग्लोबल स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं कि कैसे ग्लोबल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे उसकी सही वैल्यूएशन को कैलकुलेट करें और कौन सी ग्रोथ स्टोरीज रिलायबल हैं, कौन सी कंपनीज रिलायबल हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जो लोग ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर एक और सवाल ले लेते हैं। सर एटलीस्ट स्पीक वन लाइन अबाउट सिल्वर स्ट्रीट प्राइस और फिजिकल प्राइस। प्रीमियम प्राइस हैज़ नॉट गॉन डाउन इवन अ 1 पैसा बट रादर increased. Don't you think it's plain manipulation of paper price and eventually the paper will have to catch up with the physical price? ओके, देखो, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि सिल्वर की सप्लाई कम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो सप्लाई जब कम होगी तो उसमें प्रीमियम लगेगा, लेकिन जो उसकी डिमांड है उसकी भी तो एक लिमिट है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगले 2 साल में उसकी जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जो स्पेकुलेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उससे एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है। अगर वो मार्केट से हट जाएंगे सो डिमांड इतनी भी नहीं रहेगी। ओके, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सिल्वर इज सिवियरली अंडर वैल्यूड। ओके, अभी क्या है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो सब सट्टेबाज लोग आ जा रहे हैं, जबकि सिल्वर की असली डिमांड तो इंडस्ट्री में है। तो इंडस्ट्री में भी ग्रोथ की एक लिमिट होती है ना, आप साल दर साल डबल तो नहीं कर सकते ना। तो रियल डिमांड जो है ना वो इतनी हाई नहीं है। ओके, सो इसलिए कितना प्रीमियम आप सिल्वर को देंगे और कितना सिल्वर राइज करेगा। सो जो 120 के लेवल के आसपास सिल्वर के फ्यूचर्स चले गए थे, तो अब उसमें अब फॉल हो गया, 80 के आसपास चल रहा है। एक और टेक्निकल बाउंस आ सकता है, बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू कंसोलिडेट। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में सिल्वर का प्रोडक्शन डबल होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ह्यूज यहाँ पर सप्लाई है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ह्यूज डिमांड है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहिए कि अब ये हर साल इसी तरीके की रैली देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जाकर इसको थोड़ा स्टेबलाइज होना है, और जब ये स्टेबलाइज होगा, जब इसमें उस तरीके से गेन देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, जो स्पेकुलेटर्स हैं वो मार्केट से हट जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, बिटकॉइन में चले जाएंगे या स्टॉक्स में चले जाएंगे या एआई में चले जाएंगे, और फिर जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी हद तक जो उसकी डिमांड है ना वो थोड़ा
आर्टिफिशियल भी है। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देर किस बात की? जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? ओके, सो कल मार्केट्स काफ़ी डाउन थे, आज मार्केट्स ग्रीन रहे, नीचे से बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। नेट वी आर 230 पॉइंट्स डाउन। ओके, अब अगर डेटा की बात करें वो हमें क्या देखने को मिल रहा है? कल के दिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.58 हो गया है, और आप जानते हैं कि जब भी 0.65 से नीचे आता है तो बाउंस देखने को मिलता है, और वही आज देखने को मिला। तो ये एक टेक्निकल बाउंस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप उसका जो सपोर्टिंग डेटा देखेंगे तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहली बात कि आज निफ्टी में कोई ओआई एडिशन नहीं हुआ है, 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स लेस हुए। तो अगर बजट के बाद अच्छी बाइंग होती तो लॉन्ग पोजीशंस बनते, ओआई ऐड होता, वैसा हुआ नहीं। शॉर्टर्स से अपनी पोजीशन काटी है, प्रॉफिट बुक किया है, तो टेक्निकल बाउंस हमें देखने को मिला। अगर आप निफ्टी का प्रीमियम देखें, निफ्टी फ्यूचर्स का, तो करंट मंथ में प्रीमियम इज 61, जबकि आइडियली इसको मिनिमम 150 होना चाहिए। ओके, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि इस एक्सपायरी पे भी इस डेटा के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी कोई बड़ी अपमूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। प्रीमियम्स आर मतलब काफ़ी लो है इस वक्त, मैं कहूँगा। तो डेटा ये बता रहा है कि कोई ख़ास आज की रैली से मार्केट के उसमें स्ट्रेंथ नहीं आया है। साथ में एक और चीज़ देखें कि निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बेरिश जोन में ही चल रहा है। आज आप देखेंगे तो निफ्टी ने पहले रिकवर कर लिया, बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम तक प्रेशर में रहा, तो बैंक निफ्टी भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो ओवरऑल ये जो रैली आज हमें देखने को मिल रही है, ये टेक्निकल बाउंस लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और शॉर्ट अभी नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट भी मीट हो गया। जो हमने 24,700 का दिया था वो भी मीट हो गया, वहाँ से रिकवरी हुई है। अब जो नेक्स्ट हम लेवल की को वॉच करेंगे वो है 24,825। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता दोबारा, तब तक हम सेल साइड का नहीं देखेंगे। अगर आप इस लेवल के आसपास आपने लॉन्ग किया हुआ है, आप होल्ड कर सकते हैं, इसी को आप स्टॉप लॉस रखिए। और जब ये लेवल ब्रीच होकर नीचे आएगा तब हम देखेंगे कि राइट टाइम क्या होगा, कब होगा, जब हम वापस से शॉर्ट्स को ओपन कर सकते हैं।